So today we are going to do the applications of quadratic equation for solving word problems. ठीक है, सेम वर्ड प्रॉब्लम्स हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी किए थे. And you must understand that there is a basic difference between both the types of word problems. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सिमिलर दिखते हैं. दे लुक वेरी सिमिलर बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उससे तुम्हें दो इक्वेशन मिलते हैं इन टू डिफरेंट वेरिएबल्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तुम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक में तो तुम्हें सिर्फ एक इक्वेशन मिलता है इन सिंगल वेरिएबल. सो ये डिफरेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स दे हैव दिस query or complain, you can say, that how do we identify whether a word problem which appears in a क्वेश्चन पेपर में तो वो बता के नहीं देंगे कि ये क्वाड्रेटिक का है या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है. वो देख के कैसे पता चलेगा कि ये किस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम है. इज़ इट फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और इट इज़ फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो यही हम लोग आज सीखने वाले हैं बिकॉज टुडे यू आर गोइंग टू come across the difference. जब तुमने linear equation in two variable किया तो you never knew that there is one more chapter in which there are similar kind of word problems. But today you will be having both the experiences one after the other. तो quadratic के word problem और linear equation in two variables के word problem का जो difference है वो आज तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए hopefully. If you ask me कि what is the major difference, तो I would say कि quantities का difference है. In linear equation in two variables में दो missing quantities होती है हमेशा. There are two missing quantities and in quadratic equation there will be generally one missing quantity. Generally one missing quantity होगी. ठीक है, और जिस तरीके से वो relationship build होगा ना, you will see that there are two equations forming. दो स्टेटमेंट देंगे जिससे दो इक्वेशन बनते हैं. किसमें? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में. यहाँ पे दो स्टेटमेंट नहीं देंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट एक ही होगा जिससे एक ही इक्वेशन बनेगा. तो जहाँ पे सिंगल इक्वेशन बन रहा है वो क्वाड्रेटिक है, जहाँ पे दो इक्वेशन बन रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. ये भी एक फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों चैप्टर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स के बीच में. ठीक है, बट हम जितनी भी बातें कर लें वो कम है. जब तक हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करते, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, इक्वेशन बनाते नहीं है, हमको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. एंड वी कैनॉट से एनीथिंग फॉर श्योर के कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है. सो फाइनली एवरीथिंग कम्स डाउन टू एक्सपीरियंस, दैट इज़ प्रैक्टिस. तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूँगा, आगे तुम प्रैक्टिस लेके जाओगे अपनी. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. लेट्स बिगिन. देयर आर 6 पार्ट्स, रिमेंबर. 6 अलग अलग पार्ट्स हैं, ज़्यादा लेंदी या बड़े नहीं हैं, बट 6 अलग अलग पार्ट्स हैं. हमको वो 6 के 6 पार्ट्स में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं. अगेन वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑल द क्वेश्चंस, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल कि मैं सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊं तुम्हें. ठीक है, वी आर गोइंग टू डू सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट. तो तुम्हें मैं बताऊंगा कि ये पार्ट किसके बारे में. जैसे ये फर्स्ट पार्ट है तो वो नंबर्स के ऊपर बेस्ड है. नंबर्स मतलब द टू नंबर्स हैव दिस रेशियो इन बिटवीन देम, या फिर नंबर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन होता है. तो ऐसे जो नंबर बेस्ड या फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन वो भी ये नंबर्स में आता है. ठीक है, फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम, फिर टाइम एंड वर्क रिलेटेड, फिर मेजरमेंट एरिया रिलेटेड, फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, कमर्शियल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. तो ये अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, सो वंस यू कम अक्रॉस देम यू विल अंडरस्टैंड ईजिली कि हाँ ये टाइप का क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है. अगेन फॉर द होल चैप्टर आई हैव जस्ट वन suggestion for all of you, that what we are going to do over here is uh, I'll help you with framing the equation. You will note down the equation and you will leave space. तुम जगह छोड़ दोगे. सॉल्विंग तुम्हें नहीं करना है क्लासरूम में, सॉल्विंग नहीं करना है क्लासरूम में. सिर्फ मैं जो तुम्हें स्टेटमेंट लिखाऊंगा और इक्वेशन बनाऊंगा, वो कैसे मैंने बनाया, क्या स्टेटमेंट लिखा, वो समझना है.
और वो स्टेटमेंट को या इक्वेशन को लिख लेना है एंड फिर जगह छोड़ देनी है. हाफ पेज विल बी मोर देन इनफ फॉर एवरी क्वेश्चन. ठीक है. सो हर क्वेश्चन के लिए एक पेज मोर देन इनफ है. एक पेज पे just more than little bit less than half page will be for the statement and the equation and the rest of the page will be enough for solving. So हर एक क्वेश्चन पे एक पेज एक क्वेश्चन पे करना है. तो एक क्वेश्चन एक पेज पे करना है. तो ठीक है, रिमेंबर दैट. ओके, ऑल इंस्ट्रक्शंस इन लाइन. जस्ट मोमेंट. Okay. Number 1, problems based on numbers. First question. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Now here anyone can easily argue कि सर दो नंबर ढूंढना है, दो क्वांटिटी है, तो x और y क्यों नहीं ले सकते? x और y इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इनके जो दो इक्वेशन बनेंगे they are not based on only sum or difference. They are based on sum as well as product. तो एक इक्वेशन सम वाला बनेगा, एक इक्वेशन प्रोडक्ट वाला बनेगा अगर x और y लेते हो. एंड देन देर इज नो अदर वे ऑफ सॉल्विंग दोज टू इक्वेशंस. ठीक है, उसमें भी एंड में तुम्हें क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना पड़ेगा. तो जहाँ पे तुम्हारा जो रिलेशनशिप है दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में, ठीक है, वो तुम्हें सम के टर्म्स में दिया है और फिर इक्वेशन वाला जो रिलेशनशिप है वो प्रोडक्ट के टर्म्स में दिया है. वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही जनरली बनता है. लीनियर इक्वेशन अगर होता तो वो लोग बोलते हैं कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड द डिफरेंस ऑफ दोज टू नंबर्स इज दिस. तो सम भी दिया है, डिफरेंस भी दिया है, तो एक्स और वाई लेके इजीली सॉल्व होता है. लेकिन सम और प्रोडक्ट जब देते हैं तो यू कैनॉट सॉल्व यूजिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, सो कैसे इसको सॉल्व करना है ये देखो. लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स. दो नंबर है मिसिंग, उनमें से छोटे नंबर को x ले लो. उनका सम 27 है. देयरफॉर बिगर नंबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस x. अगर छोटा नंबर x है तो बड़ा नंबर हो जाएगा 27 माइनस x. सम माइनस द फर्स्ट नंबर इज द सेकेंड नंबर. यहाँ पे मैंने स्मॉलर और बिगर लिखा है, तुम फर्स्ट और सेकेंड लिखोगे तो भी चलेगा. स्मॉलर बिगर का ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो दो नंबर मिल गए मुझे, दो क्वांटिटी मिसिंग है, स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर, या फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, दोनों x के टर्म्स में मिले हैं. ठीक है, अब क्या बोला है? देयर प्रोडक्ट इज 182. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. सो x ब्रैकेट 27 माइनस x इज इक्वल टू 182. दैट इज 27x माइनस x स्क्वेयर इज इक्वल टू 182. दैट इज x स्क्वेयर minus 27x plus 182 is equal to 0. And this is your quadratic equation. This is your required equation. इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें दो वैल्यूज़ मिलेगी x की. ठीक है, वो दोनों वैल्यूज से तुम्हारा आंसर निकलेगा. अच्छा, कोई मैं जस्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आगे दिखाना चाहता हूँ. आई जस्ट वांट टू शो यू दैट हाउ इट इज़ एग्जीक्यूटेड. इसको आगे कंप्लीट कैसे करना है, बिकॉज बहुत बच्चों को वो भी डाउट होगा कि इक्वेशन तो बनाना आ गया सर, लेकिन आगे क्या करना है नहीं समझ में आता है. तो 182 के दो फैक्टर निकालो जिसका सम और डिफरेंस 27 हो. तो कौशल ने दो नंबर बताए हैं प्लस 182 के दो फैक्टर्स है 13 एंड 14. ठीक है, अच्छा, -13 एंड -14 कौशल ने बताया. अगर ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट प्लस 182, और अगर ये दोनों को ऐड करेंगे इंडिविजुअली तो आई विल गेट -27. ठीक है, सो ये करेक्ट सेट ऑफ फैक्टर्स मिल गए. अभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182
इज इक्वल टू 0. ठीक है, लेट्स टेक आउट द फैक्टर्स. तो x ब्रैकेट x माइनस 13 माइनस 14 ब्रैकेट x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. x माइनस 13 ब्रैकेट x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. Therefore x is equal to 13 or x is equal to 14. x is equal to 13 or x is equal to 14. अच्छा, तो तुम्हें फाइनल आंसर कैसे लिखना है इसका ये भी देख लो. x की तो 2 वैल्यूज आई है, दोनों वैलिड लग रही है मुझे. ठीक है, तो फाइनल आंसर कैसे लिखना है. Therefore when x is equal to 13, जब x की वैल्यू 13 है, 27 माइनस x इज इक्वल टू 27 माइनस 13 विच इज 14. एंड when x is equal to 14, 27 minus 14 which is equal to 13. 27 minus x 13 होगा. जब इसका मतलब है जब पहला नंबर 13 होगा दूसरा 14 होगा, जब पहला नंबर 14 होगा तो दूसरा 13 होगा. दोनों केस में हमें आंसर सेम मिल रहा है 13 एंड 14. तो therefore तो फाइनल आंसर कैसे लिखते देखो. द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 and 14. The required numbers are 13 and 14. This is how you finish it, end it, execute it. ठीक है. जनरली जब ये आगे से हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं इस चैप्टर के, इस टॉपिक के, वो सिर्फ हम यहाँ तक करेंगे. सिर्फ इतना. आगे का पूरा पार्ट तुम्हें कंप्लीट करना है एज होमवर्क. ठीक है, ये याद रखो और कान खोल के सुनो. कुछ लोगों का ध्यान नहीं रहता है और फिर वापस सवाल करते हैं उल्टे सीधे. तो मैं सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना सिखाऊंगा तुमको इस पार्ट में. आज के लेक्चर में सॉल्विंग आगे तुम्हें करना है, आंसर फाइनल स्टेटमेंट के साथ तुम्हें लिखना है. ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा आज का, जो आज ही ख़त्म करना है और आज ही सबमिट करना है. ये जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो जाता है यू विल डू दैट होमवर्क. ठीक है. अच्छा, सो आई होप दैट सबने ये लिख लिया है. अच्छा, ये कॉपी करने के लिए भी मैं लिमिटेड टाइम दूंगा. कुछ लोग लिखने के लिए बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं. तो वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम बिकॉज हमारा आइडिया है वी हैव टू डू मैक्सिमम नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस. सो इफ़ यू गो ऑन राइटिंग एंड देन यू विल से यस 1 सेकेंड सर, 5 मिनट सर, 1 सेकेंड सर, मैं नहीं दूंगा. तो साथ साथ मल्टीटास्किंग करो, जल्दी जल्दी लिखो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें. इसको कॉपी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इस लेक्चर को. इम्पॉर्टेंट है ये टेक्निक को समझना और सीखना. साथ साथ में लिख लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, the next question is the sum of two numbers is 9 and the sum of their reciprocals is 1/2. Find the numbers. दो नंबर्स हैं उनका सम 9 है. तो इससे ही हमें समझ में आ जाता है कि लेट द फर्स्ट नंबर, यहाँ पे स्मॉलर नंबर नहीं लिखता हूँ, फर्स्ट नंबर लिखता हूँ विच डजंट मेक एनी डिफरेंस. लेट द फर्स्ट नंबर बी x. therefore second number is 9 minus x. फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर 9 माइनस एक्स. क्यों? दोनों का सम 9 है इसलिए. ठीक है. अच्छा, इन दोनों नंबर तो मिल गए मुझे x के टर्म्स में, एक x मिला और एक 9 माइनस एक्स. ये दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, पहले रेसिप्रोकल करना है फिर सम करना है. सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, पहले रेसिप्रोकल करना है फिर सम करना है. और रेसिप्रोकल का सम कितना है? 1/2. तो इससे इक्वेशन बनेगा 1/x प्लस 1/9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2. इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक मिलेगा. तो किसी बच्चों को डाउट हो सकता है इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक कैसे मिलेगा. विल डू दैट. सो यहाँ पे मैं 9 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई करूँगा,
ठीक है. सो दिस विल बिकम 9 माइनस एक्स प्लस एक्स द होल अपॉन एक्स ब्रैकेट 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2. एलसीएम ले लिया, ऊपर माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू 2, एक्स इंटू 9 माइनस एक्स वो साइड चला जाएगा, एक्स इंटू 9 माइनस एक्स. सो 18 इज इक्वल टू 9x माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर माइनस 9x, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आगे सॉल्व करके तुम्हें x की वैल्यू ढूंढनी है और फिर 9 माइनस एक्स की वैल्यू ढूंढ के फाइनल आंसर लिखना है. बहुत बच्चे x की वैल्यू ढूंढ के आंसर छोड़ देते हैं वहां पे. प्रिंस, तुम्हारे पीछे टीवी चल रहा है क्या? कौन देख रहा है टीवी? पापा को बोलो यार, पापा मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है. नहीं, आई एम सीरियस अबाउट इट. मैं बोलूँ क्या पापा को? बुलाओ 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 बुलाओ, पापा को बुलाओ जरा. नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते. मेरा छोटा रिक्वेस्ट था सर, वो जब पढ़ाई करेगा उस रूम में आप टीवी मत देखिए. नहीं, अभी मैं तो नहीं लगाया था, छोटे ने लगाया था. हाँ, उसको मना करिए, किसी को भी मना करिए कि उसको, क्योंकि डिस्टर्ब होगा ना इसके नहीं लिए. नहीं, सॉरी सॉरी. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच. ठीक थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. है, थैंक यू. गुड, लेस डिस्टर्बेंस. ओके, आई होप सबने लिख लिया ये. हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो फाइनल आंसर है उसमें सिर्फ x की वैल्यू ढूंढ के मत छोड़ देना. तुम्हें यहाँ पे हमेशा ना क्वेश्चन में यू विल फाइंड कि वो लोग ने क्या पूछा है. फाइंड द नंबर्स, और हमने नंबर्स क्या लिए हैं? हमने लिया है x और 9 माइनस एक्स. तो जो भी x की वैल्यूज़ मिलती है तुम्हें, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देन यू फाइंड द फाइनल आंसर एंड राइट इट इन अ स्टेटमेंट. ओनली देन यू विल गेट फुल मार्क्स. डोंट जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x और मेहरबानी करके छोड़ दो टीचर के ऊपर, ये ले x की वैल्यू पूछिए, ले तेरे मुंह पे मारता हूँ. ये एटीट्यूड बहुत गंदा है. दैट हैव, यू नो, व्हेन आई चेक पेपर्स, व्हेन आई सी दिस काइंड ऑफ आंसर्स, मुझे ऐसा फीलिंग आता है अंदर से कि स्टूडेंट मेरे को बोल रहा है, ये ले आंसर चाहिए था ना तेरे को, ले चाट ले आंसर को तेरे. सो रूड एंड अगली मैम. जस्ट राइट द आंसर प्रॉपरली मैम, इन अ प्रॉपर स्टेटमेंट. सो रिस्पेक्ट के साथ टीचर भी तुम्हें मार्क्स देगी, नहीं तो ऐसा लगता है कि मेहरबानी कर रहे हो. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. these type of questions are very interesting, ये जो अभी हम करने वाले हैं, बिकॉज ये थोड़े से डिफिकल्ट है और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का भी यूज है. I'll tell you how. The sum of squares of 2 consecutive odd integers is 394. ओके, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूज नहीं है, बिकॉज मैंने कंजिक्यूटिव नहीं पढ़ा था. यहाँ पे बोला है द सम of squares of 2 consecutive odd integers is 394. Sum of the squares of 2 consecutive odd integers is 394. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ के लिखना, बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है अगर नहीं समझ में आया तो. पहली बात, हमारे पास 2 इंटीजर है, दोनों कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं. देखो, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाले नंबर्स, ठीक है, वन आफ्टर द अदर आने वाले नंबर्स. इसमें ऑड नंबर्स हैं. 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का एग्जांपल है 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19,
ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एग्जांपल है. हमेशा अगर तुम दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स देखोगे उनमें दो का गैप होता है. इट हैज़ अ गैप ऑफ 2. सो लेट द टू consecutive odd integers, let the two consecutive odd integers be x and x plus 2. Let the two consecutive odd integers be x and x plus 2. Let the two consecutive odd integers be x and x plus 2. ठीक है. द सम ऑफ द स्क्वेयर्स, पहले स्क्वेयर करना है और फिर उनका सम निकालना है. सम ऑफ द स्क्वेयर्स, सम ऑफ द स्क्वेयर्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वेयर, एक्स प्लस 2 द होल स्क्वेयर बेसिकली, x square plus x plus 2 the whole square. The sum of the squares of two consecutive odd integers is 394. Find the numbers. बस यहीं तक लिखो. ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके सॉल्व करना पूरा तुम्हारा काम है. एंड इट इज इजी. यस. So, is there anything for taught in for finding the middle term if there are big numbers? Like here it will come 390 and 2, so it will be a very huge number, and the coefficient of x will be 4. You can use quadratic formula. Okay. So we can take out common, right? You can take out common also and simplify if possible. If not possible, then you can use quadratic formula. In all the word problems, the method of solving quadratic equation is up to you. Use quadratic formula, use factorization or splitting the middle term, it is up to you. ठीक है, मेथड में कोई restrictions नहीं है. ओके, लिख लिया सबने. चलो आगे बढ़ते हैं. 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आ गया है. A 2-digit number is such that the product of its digits is 18. 2-digit number एक ऐसा है कि उसके जो दोनों डिजिट है उसका जो प्रोडक्ट है वो 18 है. And when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. Okay. 2-digit नंबर वाले क्वेश्चंस हमने देखे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी. ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से नहीं हो सकता. उसका एक मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ इस वर्ड से, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. यहाँ वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स नहीं था, सम ऑफ द डिजिट्स था, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स था. दैट इज द आइडिया. वहाँ से एक इक्वेशन बन जाता था एंड दूसरा इक्वेशन ये इंटरचेंज वाले से बनता था. सो ये ट्रिक है, ये जो छोटी छोटी ट्रिक मैं बता रहा हूँ तुम्हें, डिफरेंसेस बता रहा हूँ, इसको अपने माइंड में रखना. अदरवाइज यू विल आस्क द सेम क्वेश्चन, कैसे क्या पता चलेगा. तो पता तो मैंने बता दिया कैसे चलेगा. ओके, सो 2-digit नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18. सबसे पहला स्टेटमेंट, लेट the units place, please note it, let the units place of a 2-digit number, let the units place of a 2-digit number be x. Let the units place of a 2-digit number be x. Therefore tens place is equal to 18 divided by x. सोचो क्यों लिखा मैंने ऐसा. दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 18 आना चाहिए. बोला हुआ है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18.
तो अगर प्रोडक्ट 18 है, एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 18/x होगा। ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, x कट होके 18 आएगा। तो ये दोनों नंबर हो गए तुम्हारे, यूनिट्स प्लेस पे x और टेंस प्लेस पे 18/x। अब देखो क्या करना है। Therefore, okay Gauri, you can message me later. Therefore, the two-digit number becomes, therefore the two-digit number becomes, two-digit number क्या बनेगा, ठीक है। देखो तुम्हारी यूनिट्स प्लेस x है तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस तुम्हारी टेंस प्लेस 18/x है, सो 18/x को लेफ्ट साइड में लिखेंगे और उसके साथ 10 मल्टीप्लाई होगा। दिस इज योर टू डिजिट नंबर, 18/x टाइम्स 10 प्लस x टाइम्स 1, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस अपनी जगह पे, ठीक है। ये तुम्हारा नंबर है, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ अभी, आगे मैं पूरा एक साथ करूँगा। अच्छा, टू डिजिट नंबर तक बना दिया मैंने, अब आगे का स्टेटमेंट क्या है। व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब देखो कैसे आगे पूरा इक्वेशन बन जाएगा। मेरा नंबर है 18/x टाइम्स 10 प्लस x टाइम्स 1 मतलब x माइनस 63, नंबर में से 63 माइनस कर दिया तो क्या होगा, डिजिट्स अपनी जगह इंटरचेंज कर लेगी, सो इट विल बिकम x टाइम्स 10 प्लस 18/x टाइम्स 1। क्या किया, x ने टेंस प्लेस ले ली और 18/x ने यूनिट्स प्लेस ले ली, डिजिट्स ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली। कब हुआ ये, जब मैंने ओरिजिनल नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे अपन। सो 180/x प्लस x बाय 1 माइनस 63 इज इक्वल टू 10x प्लस 18/x। थोड़ा सा अजीब है ये, थोड़ा ध्यान से संभाल के करो। पहले इधर एलसीएम ले लेते हैं, 180 प्लस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन एक्स माइनस 63 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 18 द होल अपॉन एक्स। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको वो साइड शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 180 प्लस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन एक्स माइनस 10x स्क्वायर प्लस 18 द होल अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 63 को ये साइड शिफ्ट कर दिया प्लस 63। अब इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ, आराम से लिखो, समझ के लिखो। आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी इफ यू आर नॉट एबल टू, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग वन, ओके। 180 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस की साइन है, दोनों ब्रैकेट को मर्ज करना है, दोनों के न्यूमरेटर को, तो आगे के सारे दूसरे ब्रैकेट के सारे जो टर्म्स हैं उनकी साइन चेंज हो जाएगी, उनकी साइन चेंज करना मत भूलना, बेसिक मैथमेटिक्स है। माइनस 10x स्क्वायर माइनस 18 द होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 63। x को वो साइड शिफ्ट कर दो, x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, 180 माइनस 18 इज प्लस 162 इज इक्वल टू 63x। सो इसको सिंप्लीफाई करके मुझे मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 162 इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 7x, 18 9 ज़ा 162 होता है, सो माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो तुम्हारा फाइनल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 ये होगा। इसको सॉल्व करके x की दो वैल्यूज़ मिलेगी, फिर टू डिजिट नंबर को तुम फॉर्म करना।
प्लीज़ नोट करो आराम से, समझ के एक एक स्टेप कैसे मैंने किया, कैसे सिंप्लीफाई किया, इसको समझ के नोट करो. सर आई हैव अ डाउट. यस प्लीज़. सर जब भी हम लोगों ने एलसीएम लिया x, तो उसमें हम लोगों ने 63 का क्यों एलसीएम नहीं लिया? क्योंकि वो नंबर है ना, वो नंबर अकेला है, उसको उधर एलसीएम लेके आगे फालतू का कॉम्प्लिकेशन ही होने वाला है. ले सकते हो, हाँ कोई सर, प्रॉब्लम क्योंकि नहीं है. उसका एलसीएम लेके कर रहा है तो क्यूब में आ रहा है. नहीं, क्यूब में नहीं Quadratic आएगा, क्यूब में नहीं आएगा, नहीं नहीं, वो फिर सर गलती. मैंने ट्राई किया. नहीं, यू हैव मेड मिस्टेक फॉर श्योर. क्यूब में नहीं आ सकता. ये सिर्फ बन जाएगा 180 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 63x द होल अपॉन एक्स. फिर दोनों साइड से एक्स एक्स डिनोमिनेटर में कट जाएगा, एंड देन फिर सिंप्लीफाई करोगे, यही वैल्यू मिलेगी तुम्हें. हाँ सर, उसी में mistake. हाँ, बट यू कैन डू दैट इफ़ यू वांट. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सिंप्लीफिकेशन इज एज पर योर डिस्क्रिप्शन. तुम्हें जो इजी और सिंपल लगता है वैसे कर सकते हो. Actually, sir, यस. the I got the values of x, but when I am putting it in the tenth place equation, then those values are different. विच वैल्यूज हैव यू गॉट, टेल मी. The मतलब मुझे x की मिल गई, x is equal to 2 and x is equal to -9. हाँ, तो -9 को इग्नोर करो. -9 को इग्नोर करो, 2 को डालो, फिर तुम्हें करेक्ट आंसर आएगा. सर 9 और -2 आना चाहिए ना? आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता है. 9 एंड -2 है, 2 एंड -9 है. दोनों एक ही बात है. -2 9 है. सुनो, अगर -2 9 है तो x की वैल्यू 9 और दूसरा जो टेंस प्लेस है उसकी वैल्यू 2 आएगी. अगर x की वैल्यू 2 आती है तो टेंस प्लेस 9 आएगा. तो इधर और तुम्हारा जो नंबर है वो या तो 29 होगा या तो 92 होगा, या तो 29 या तो 92. तो हमेशा याद रखो, ऐसे क्वेश्चन में जो x की वैल्यूज़ आती है सॉल्व करने के बाद, उसमें से तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी है. यू हैव टू सिलेक्ट पॉजिटिव वैल्यू ओनली. ठीक है. So can you repeat what we have to do with the negative value? You don't have to take negative value, you have to ignore negative value. You understand? You have to take just positive value, put it in the place of x, and then find the tens place, 18 by x. तो दोनों प्लेसेस मिल जाएगी, यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस, उससे नंबर बन जाएगा. इग्नोर द नेगेटिव वैल्यू, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये देखो, डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, वो लोग ने भी इग्नोर किया. उनकी y की वैल्यू 2 आ रही है. y के टर्म्स में उन लोगों ने इक्वेशन बनाया. देखो, पहला हमने नहीं किया ऐसा, वी डिडंट डू दिस. हमने डायरेक्ट किया, फिर भी अपना करेक्ट आंसर आ रहा है. सो रिक्वायर्ड नंबर 92 है. दो आंसर नहीं आ रहे हैं, इधर भी आंसर सिंगल आ रहा है, 92. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिनोमिनेटर वाला, मतलब फ्रैक्शन वाला. I just want to check the cams of people. Aditi, Kanishka, Krishna, Anshul. Anshul? लिख रहे हो ना सब? अंशुल, लिखा अभी तक सब कुछ? यस सर, लिख रहा था सर. अभी मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया था. अच्छा अच्छा, ठीक है. ओके, चलो नेक्स्ट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है. डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice the numerator. If the sum of the fraction and its reciprocal is 216 by 21, find the fraction. Okay. Denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator. छोटा कौन है? न्यूमरेटर. न्यूमरेटर को x ले लो, जो छोटा है उसको x ले लो. ठीक है. सो लेट द न्यूमरेटर बी x. ठीक है. therefore denominator is equal to, denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator.
1 more than twice the numerator, 1 plus 2x. Therefore the fraction becomes न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन 1 प्लस 2x. ये तुम्हारा फ्रैक्शन है. बोला क्या है? द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 216/21. जो तुम्हारा फ्रैक्शन है x अपॉन 1 प्लस 2x और उसका रेसिप्रोकल 1 प्लस 2x अपॉन x है ना, इन दोनों का सम है 216/21. इससे तुम्हें बनेगा क्वाड्रेटिक. आगे सिंप्लीफाई करके सिर्फ इतना लिख लो, आगे कुछ नहीं करना है, एक स्टेप भी सॉल्व नहीं करना है. दैट इज टू बी डन एज होमवर्क. सिर्फ इतना लिखो. ठीक है, डन. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैमल वाला क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है ये. 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट. अच्छा, एक हर्ड है, कैमल का एक ग्रुप है जिसमें से 1/4, एक चौथाई कैमल फॉरेस्ट में दिखे. ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड had gone to the mountain. Twice the square root of the herd had gone to the mountain, and remaining 15 were seen on the bank of the river. Find the total number of camels. बहुत ही intelligent question है. Let the total number of camels in the herd be x. ठीक है, तो फॉरेस्ट में कितने कैमल दिखे? फॉरेस्ट में कैमल दिखे 1/4 ऑफ द हर्ड, मतलब x/4. ठीक है, माउंटेन पे कितने कैमल दिखे? माउंटेन पे जो कैमल दिखे दैट इज ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, मतलब 2√x. और रिमेनिंग बैंक ऑफ द रिवर पे कितने कैमल थे? रिवर रिमेनिंग 15 थे रिवर पे. ठीक है, 15 थे रिवर पे. तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने होंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन है x/4 प्लस 2√x प्लस 15 इज इक्वल टू x. इज इक्वल टू x क्यों किया? क्योंकि सारे कैमल्स को अगर ऐड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स मिल जाएंगे, दैट इज x जो हमने लिया. इससे इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा ही बनेगा. डोंट हैव दिस डाउट इन योर माइंड, करे इससे कैसे बनेगा क्वाड्रेटिक. बनेगा, डोंट वरी, यू जस्ट नोट इट डाउन एंड आगे तुम्हें सॉल्व करना है. सोहम, बहुत दिनों बाद देखा तू. थोड़ी दिन मामा के गए. होमवर्क नहीं आया तेरा बहुत दिनों से? सर धीरे धीरे सब भेज दो, अपने मामा के गए. जब मैं होमवर्क मांगता हूँ मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि तुमने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए हैं. धीरे धीरे करके लौटा दूंगा साहब, धीरे धीरे करके मेरी पूरी जमा पूंजी लौटा दूंगा साहब. गरीब आदमी हूँ साहब, धीरे धीरे करके थोड़ा वक्त और दे दीजिए साहब.
ऐसी फीलिंग आती है मेरे को, बहुत गिल्ट फील होता है मेरे को, ऐसा लगता है मैं कोई सेठ हूँ, लाला जमींदार साहब। अरे नहीं हो यार, मैं ऐसा मतलब, या तो मैं बॉस हूँ, ऐसी फीलिंग भी आती है मेरे को कि तुम लोग एम्प्लॉय हो मेरे और मैं बॉस हूँ। सर हो जाएगा सर काम, मेरा पगार मत काटना साहब। ऐसी फीलिंग आती है मेरे को, बहुत गंदा फील होता है, रात को नींद नहीं आती। बिकॉज टू imagine oneself as a zamindar or a boss, both are bad things. You are not them, yaar, you are a teacher. And then when people make you feel like a zamindar or a boss, फिर ऐसा एट्रोसिटीज करते हैं ना ये लोग, अत्याचार, वो भी आता है दिमाग में। मैं ऐसे हंटर लेके पीट रहा हूँ लोगों को, कोड़े बरसा रहा हूँ। दैट्स सो बैड, आई डोंट वांट टू डू दैट। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। चलो, और 5 पार्ट है, 5 मोर पार्ट्स गाइस, बट छोटे छोटे हो जाए। सेकेंड पार्ट, एज प्रॉब्लम्स। देखो एज तो सबका प्रॉब्लम है यार, है ना। बुढ़ा किसको होना है, किसी को नहीं। तो एज इज अ बिग प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक में भी एज प्रॉब्लम। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। The sum of the ages of 2 friends is 20 years. Okay. So, present ages. Friend 1 and friend 2. ठीक है, क्या बोला है? Sum of the ages of 2 friends is 20 years. फ्रेंड 1 की जो एज है वो मैं ले लेता हूँ x ईयर्स, तो फ्रेंड 2 की एज हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। ओके, सो प्रेजेंट एज तो मिल गई। अब 4 years ago, 4 years ago फ्रेंड 1 की एज कितनी होगी? फ्रेंड 1 की एज होगी x माइनस 4 ईयर्स, है ना। फ्रेंड 2 की एज कितनी होगी? 20 माइनस x माइनस 4 ईयर्स। मैंने दोनों में से 4 ईयर्स माइनस कर दिए, तो 4 years अगो वाली एज मिल गई। अब यहाँ से इक्वेशन बनता है 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस was 48, x minus 4 bracket 20 minus x minus 4। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये आया 48। ठीक है, x माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं सेकेंड वाले को, 20 माइनस 4 हो जाएगा 16 माइनस x एंड दैट इज इक्वल टू 48। इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ तक तो लिख लो प्लीज़। आगे क्वाड्रेटिक तुम्हें बनाना है, सॉल्व तुम्हें करना है, आंसर तुम्हें ढूंढना है, बट जस्ट नोट इट डाउन अप टू हियर। Sir, यस, sir, in the previous, numbers problems which we did, sir, in that, sir, do we have to like neglect all the negative values? So that or only in that question? जनरली इन नंबर्स, यू नो, 2-digit नंबर और कैमल वाला क्वेश्चन जहाँ पे नंबर ऑफ कैमल्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, व्हाट आर दे आस्किंग और ऑफरिंग इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू निगलेक्ट। ठीक है, जनरली जो 2-digit नंबर है या फिर जहाँ पे ऐसे आर्टिकल्स है या फिर एजेस हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, वहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो या you will come to know in the question. It depends on the question. I cannot say anything else. Sir, so
we did that question, sir, 2 consecutive odd numbers. So Yeah. in that I'm getting minus 15 and 30. Yeah, so ignore the negative one. Ignore the negative. ठीक है, लिख लिया सबने? अच्छा, स्वाति एंड वरुण, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी बार आता है, होता ही है. 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present ages. Okay. देखो अभी ये क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम ये है कि हम प्रेजेंट एज से शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं पता है ना हमें. वरुण और स्वाति के एज के बीच का क्या रिलेशनशिप है प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, वो नहीं दिया है. So to build a relation starting from some present values, it's very unrealistic and difficult. So let's make it easy. 7 years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. So यहाँ पे मैं शुरुआत ही करूँगा 7 years ago से. 7 years ago. Let Swati's age be X years. Therefore, Varun's age will be, sorry, will be नहीं लिखो, Varun's age would be. Let Swati's age be X years, so Varun's age would be 5 times the square of Swati's age. 5 times X square, 5X square years. ये हो गई दोनों की एज 7 years ago. 3 years hence, अब पहले तो जंप करना है, ठीक है, टाइम ट्रैवल करना है अपने को. 7 years से प्रेजेंट पे आना है, और प्रेजेंट से 3 years hence, 3 years later, ठीक है. सो सबसे पहले therefore their present ages, एक तो ये साथ साथ में निकाल लो इसको ताकि आगे कैलकुलेशन में इश्यू ना हो. तो their present ages लिखेंगे यहाँ पे, स्वाति का प्रेजेंट एज हो जाएगा x + 7. 7 years अगो से मैं प्रेजेंट में आया ना, इसलिए +7 किया. एंड वरुण's प्रेजेंट एज विल बी इक्वल टू 5x² + 7. ठीक है. अच्छा, अब मैं आगे जाऊँगा टाइम ट्रैवल करके वापस 3 years hence. 3 years hence, ठीक है. 3 years hence स्वाति's एज कितनी हो जाएगी? x + 7 + 3, that is x + 10. वरुण's एज कितनी हो जाएगी? 5x² + 7 + 3, that is 5x² + 10. और दोनों के बीच में रिलेशन भी दिया है. 3 years hence स्वाति's एज विल बी 2/5 of वरुण's एज. तो x + 10 स्वाति's एज विल बी 2/5, मतलब 2/5 टाइम्स वरुण's एज, दैट इज 5x² + 10. इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक मिलेगा, आंसर आए. प्रेजेंट एजेस ढूंढनी है तो x की वैल्यू कहाँ सब्सटीट्यूट करनी है उसमें ध्यान रखना. वरुण वाले RHS में 5 कट हो जाएगा ब्रैकेट में. 5 कॉमन निकल के कट हो जाएगा तुम बोल रहे हो? हाँ. डायरेक्ट तो नहीं काट सकते, कॉमन निकाल के काट सकते हैं. हाँ सही है. हाँ. Yes, anyways you have to simplify and
get the quadratic. Okay, let's go ahead. ओके सिमिलर है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ. एज वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. इज द थर्ड पार्ट फॉर टुडे. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस. वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड पहला ही क्वेश्चन CBSE 2018 का आ गया. देखो टाइम एंड डिस्टेंस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स in both linear equation in two variable as well as quadratic is based on speed, distance, time. ठीक है. A train travels a certain average speed for a distance of 63 km and then travels for a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed or the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what was the original speed of the train? Okay, मैं तुम्हें ब्रेकअप करके समझाता हूँ. आफ्टर राइटिंग दिस स्टेटमेंट, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड को हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर. अब ये ओरिजिनल स्पीड पे ये ट्रेन 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. ठीक है, तो केस 1 ले लेंगे. केस 1 में क्या किया है ट्रेन ने? स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया है? 63 किलोमीटर. तो वी कैन फाइंड द टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, दैट इज 63 बाई x आवर्स. ये हो गया केस 1 का टाइम, फर्स्ट केस का. केस 2 क्या होता है? केस 2 में ओके, केस 2 में इट ट्रेवल्स एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड. मतलब केस 2 में जो उसकी स्पीड हो जाएगी दैट विल बी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर. और कितना डिस्टेंस स्पीड पे उसने ट्रैवल किया है? डिस्टेंस ट्रैवल किया है 72 किलोमीटर केस 2 में. ऑलवेज केस 1 केस 2 ना तुम्हारा बहुत इजी कर देता है पूरा मेथड. तो टाइम सेकेंड केस में कितना टाइम लगेगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 72 अपॉन x प्लस 6 आवर्स. ठीक है, सो दोनों का टाइम मिल गया, टाइम 1 टाइम 2. अब बोला है क्वेश्चन में द टोटल टाइम फॉर द होल जर्नी इज 3 आवर्स. मतलब दोनों टाइम को ऐड कर देंगे हम लोग. केस 1 का टाइम प्लस केस 2 का टाइम. और ये कितना होता है? 3 आवर्स. कितना होता है ये? 3 आवर्स. केस 1 और केस 2 का टाइम कितना होता है? 3 आवर्स. ये तुम्हारा इससे इक्वेशन बन जाएगा.
सॉरी So here we don't have to subtract the distances in both the cases. नो नो नीड, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है कि 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, तो दोनों जर्नी के जो केसेस हैं उसमें जो टोटल टाइम लगा है उनको ऐड करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो अब पहले क्वेश्चन में टाइम मिसिंग था, आई थिंक यहाँ भी वही है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 2 आवर्स लेस इन द जर्नी। मतलब यहाँ पे टाइम का डिफरेंस 2 आवर्स है, यहाँ पे टाइम का सम 3 आवर्स था। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे कुछ और दिया हो। ओके, दिस इज बेटर बिकॉज दिस इज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इज ऑलवेज चैलेंजिंग। A motorboat whose speed is 24 km per hour in still water takes 1 hour more to go 32 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. एक ही चीज़ मिसिंग है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, अच्छा, मोटर बोट की स्पीड दी है 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। रिमेंबर, मोटर बोट की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। हमारा क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो शुरू होगा यहाँ से, लेट, प्लीज नोट इट डाउन, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दो केस बनेंगे। केस 1 होगा डाउनस्ट्रीम और केस 2 होगा अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब विद द फ्लो ऑफ रिवर। डाउनस्ट्रीम स्विम करना, बोट चलाना इजी होता है फ्लो के साथ। अपस्ट्रीम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर। अपस्ट्रीम स्विम करना, बोट चलाना सब डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम केस जब लेंगे तो डाउनस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड हो जाएगी दैट विल बी इट्स ओरिजिनल स्पीड प्लस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x है, ओरिजिनल स्पीड 24 है, सो x प्लस 24 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड हो जाएगी बोट की। अच्छा, अपस्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी दैट इज स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। 24 माइनस एक्स, यहाँ पे 24 प्लस एक्स लिखना चाहिए था, बट ठीक है, सेम चीज़ है। तो अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट में से स्पीड ऑफ द स्ट्रीम माइनस हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, दोनों में स्पीड लिख ली। अच्छा, अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है क्वेश्चन में दिया है, 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है और फिर वापस उसी स्पॉट पे डाउनस्ट्रीम आना है। ठीक है, सो डिस्टेंस दोनों केस में कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर। डिस्टेंस 32 किलोमीटर। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन टाइम का ही है, टाइम के ऊपर बेस्ड ही हमें रिलेशनशिप बनाना है, बट इधर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 32 अपॉन x प्लस 24। टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 32 अपॉन x माइनस 24 माइनस x, 32 अपॉन 24 माइनस x, दोनों का टाइम मिल गया। अब क्या बोल रहे हैं लोग कि एक बोट को अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम आने में। डाउनस्ट्रीम आने में 1 घंटा कम लगता है, तो दोनों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जर्नी में 1 आवर का डिफरेंस है। तो बहुत सिंपल है, अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है, सो 32 अपॉन 24 माइनस एक्स, माइनस डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लगता है, दैट इज़ 32 अपॉन एक्स प्लस 24 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। दैट इज़ इक्वल टू 1। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेके
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करके तुम्हारा आंसर आएगा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, ठीक है। सिंप्लीफाई करके तुम्हारा आंसर आएगा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है यहाँ पे, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको इग्नोर करना है। स्पीड है एक्स, एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, प्लीज नोट इट। दिस इज ऑल्सो बोर्ड क्वेश्चन 2016। सर यस सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, मेरी लाइट जा रही है बार बार बारिश की वजह से। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। Okay, let's go to the next question. Upstream, downstream, same cheese. Okay, some similar questions. ठीक है, तो ये part भी I consider it done. Let us move to the next part. Fourth part. टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क और एक इश्यू था हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, और ये सेम चीज़ वापस आ चुकी है क्वाड्रेटिक में तुम्हें डराने के लिए। तो डरना नहीं एकदम, बिकॉज दिस इज़ अगेन फॉलोइंग अ सर्टन पैटर्न। पैटर्न समझ लो तो ये इजी हो जाएगी क्वेश्चन तुम्हारे लिए सॉल्व करने के लिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A takes 6 days less than B to do a work. A takes 6 days less than B to do a work. If both A and B working together can do it in 4 days, how many days will B take to finish it? A को B से 6 दिन कम लगता है, ठीक है, काम करने के लिए। तो ए को कम टाइम लगता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट में, लेट ए टेक x days टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, ए को 6 दिन कम लगते हैं बी से, सो बी को ए से 6 दिन ज़्यादा लगेंगे, सो देयरफॉर बी विल टेक x plus 6 days to complete the same work. ठीक है, B will take x plus 6 days to complete the same work. A takes 6 days less than B to do a work, so B will take x plus 6 days to do the same work. ठीक है, इसके बाद वाला स्टेटमेंट जो मैंने तुम्हें लास्ट चैप्टर मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी बताया था, दैट इज टू फाइंड 1 डेज वर्क। ठीक है, अमाउंट ऑफ 1 डेज वर्क। देयरफॉर इन 1 डे, स्टेटमेंट अच्छे से लिखो, इन 1 डे, हाँ, इन 1 डे A does 1/x ऑफ वर्क। अगर A को पूरा काम करने में x डेज लगते हैं तो एक दिन में 1/x टोटल टाइम का रेसिप्रोकल वर्क करेगा। इन 1 डे A does 1/x ऑफ द वर्क एंड B does 1/x plus 6 ऑफ वर्क। B does 1/x plus 6 ऑफ वर्क। Therefore, total work done by A and B in 1 day, total work done by A and B in 1 day is equal to 1/x plus 1/x plus 6. इसको LCM ले लेंगे, x plus 6 plus x the whole upon x plus 6 times x, तो ये हो जाएगा 2x plus 6 अपॉन x square plus 6x।
ठीक है. सो दिस इज द टोटल वर्क डन बाय ए एंड बी इन वन डे. टोटल वर्क डन बाय ए एंड बी इन वन डे. अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 days. तो क्या लिखा है? ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 4 days. ये तो क्वेश्चन में दिया है. Therefore, in one day, again, in one day, they will finish how much work? In one day, they will finish 1/4 of work. In one day, they will finish 1/4 of work. क्योंकि दोनों को साथ में मिलके काम करने के लिए 4 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4 of the work. ठीक है. अभी देखो दो चीज़ें हमें मिल चुकी है. 1 day's वर्क ऑफ ए एंड बी 1/4 है. 1 day's वर्क ऑफ ए एंड बी 2x + 6/x² + 6x भी है. तो दोनों को इक्वेट कर देंगे एंड वी आर डन. देयरफॉर 2x + 6/x² + 6x = 1/4. यहाँ से तुम्हें अपना क्वाड्रेटिक मिल जाएगा. इसको सॉल्व करके ए और बी दोनों कितने दिन में काम खत्म करते हैं वो मिल जाएगा. Time and work. Excuse me, sir. Yes. Sir, can you show the question? Yes. Question. जो लोग लिख रहे थे प्लीज रुक जाओ. या सर हम रेसिप्रोकल क्यों लेते हैं 1 day वर्क के लिए फिर? बहुत ही मैंने सिंपल एग्जांपल के साथ लास्ट लेक्चर में बताया था. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में शायद तुम एब्सेंट थे उस दिन. मैंने तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था कि तुम अगर एक होमवर्क को 3 घंटे में कंप्लीट करते हो तो 1 घंटे में कितना होमवर्क होगा? 1/3. क्या किया तुमने? टोटल टाइम को रेसिप्रोकल कर दिया. अगर एक बुक 2 दिन में पढ़ते हो, तुम पूरी बुक 2 दिन में पढ़ लेते हो, तो 1 दिन में तुम कितनी बुक पढ़ोगे? हाफ, मतलब 1/2. क्या किया? रेसिप्रोकल किया. ये लॉजिक है इसके पीछे. समझा? यूनिट टाइम में, हाँ यूनिट टाइम में जितना वर्क होता है वो निकालने के लिए हम हमेशा टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर लेते हैं. So that pattern we are using here also in this question. And both the chapters, let it be linear equation in 2 variable or quadratic, in both the chapters we use the same method. ठीक है सर, थैंक यू. Okay, let's go ahead. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. स्विमिंग पूल और पाइप का क्वेश्चन. पाइप एंड सिस्टर्न बोलते हैं इसको. सिस्टर्न मतलब टैंक. स्विमिंग पूल यहाँ पे हमारी सिस्टर्न है. सिस्टर नहीं है, सिस्टर्न. टैंक का जो दूसरा सिनोनिम है दैट इज सिस्टर्न. CISTERN. ठीक है. यहाँ पे सिस्टर्न या टैंक जो है दैट इज स्विमिंग पूल. पाइप एंड सिस्टर्न क्वेश्चन बोलते हैं इसको. A swimming pool is filled with 3 pipes with uniform flow. एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए 3 पाइप लगते हैं और तीनों में से जो पानी आता है उसका फ्लो यूनिफॉर्म है, फिक्स्ड. The first 2 pipes operating simultaneously, मतलब दोनों पाइप एक साथ चलते हैं, पहले 2 पाइप, fill the pool in same time during which the pool is filled by the third pipe alone. मतलब पहले 2 पाइप एक साथ पुल को जितने टाइम में भरते हैं उतने ही टाइम में थर्ड पाइप अकेला भर सकता है. कौन सा पाइप बड़ा होगा? कॉमन सेंस. थर्ड पाइप, ऑफ कोर्स थर्ड पाइप बड़ा होगा.
The second pipe fills the pool 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. Find the time required by each pipe to fill the pool individually. Superb question. Superb question. मतलब सर ये टेस्ट में भी था वो पॉलिनोमियल। कौन सी टेस्ट में? मेरी टेस्ट में? हाँ सर, पॉलिनोमियल का जो हुआ था 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हाँ सर वही। पॉलिनोमियल नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ, वह ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है, सेम नहीं होगा बिकॉज हाँ पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन वहाँ उस चैप्टर में भी है डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है। तो इससे तो क्वाड्रेटिक बनने वाला है। कैसे बनाना है क्वाड्रेटिक देखते हैं। पहले तो 3 पाइप है और तीनों पाइप का जो फ्लो का कंपैरिजन है वो हमें दिया है कि पहले 2 पाइप जितने टाइम में पाइप पूरे पूल को भर सकते उतने ही टाइम में थर्ड पाइप अकेला पूल को भरेगा। और हमें पूछा है कि हर एक पाइप पूल को भरने के लिए कितना टाइम लेगा। और एक इंफॉर्मेशन दी है दैट इज द सेकेंड पाइप fills the pool 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. सबसे मुझे बताओ सबसे कम टाइम पूल को भरने के लिए कौन से पाइप को लगेगा अगर अकेला एक पाइप को अगर कंपेयर करें तो? थर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर इधर से ही शुरू होगा। लेट द थर्ड पाइप टेक x hours to fill the pool alone. alone मतलब अगर अकेला थर्ड पाइप चालू किया तो उसको x hours लगेंगे। therefore time taken by pipe 2 इज इक्वल टू पाइप 2 को कितना टाइम लगेगा? पाइप 2 4 आवर्स स्लोअर है थर्ड पाइप से, मतलब 4 घंटे उसको ज़्यादा लगते हैं। पाइप 2 विल टेक x + 4 आवर्स टू फिल द पूल अलोन। ठीक है। और पाइप 1 को 5 घंटे सेकेंड पाइप से भी ज़्यादा लगते हैं। The second pipe is 5 hours faster than the first. So pipe 1 is the smallest pipe. So it will take x + 4 + 5 hours, which is x + 9 hours. तो तीनों पाइप के टाइम मिल गए अपने को। पहले थर्ड पाइप को x hours लगेंगे, सेकेंड पाइप को x + 4 hours लगेंगे और फर्स्ट पाइप को x + 9 hours लगेंगे। अब देखो नेक्स्ट thing to write is therefore in 1 hour unit time निकाल लेंगे। यूनिट टाइम में कितना पूल भरता है वो निकाल लेंगे। in 1 hour pipe A fills पाइप A क्यों लिख रहा हूँ यार? पाइप 1 fills 1/x + 9 of pool. Pipe 2 fills 1/x + 4 of pool and pipe 3 fills 1/x of pool. तीनों पाइप 1 घंटे में कितना पूल भरेंगे वो भी मिल गया। तीनों पाइप को इंडिविजुअली कितना टाइम लगता है पूल भरने के लिए वो भी मिल गया हमको। अब जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। रिलेशनशिप यहाँ पे दिया है। द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली fill the pool in the same time during which the pool is filled by the third pipe alone. मतलब जितना टाइम फर्स्ट और सेकेंड पाइप को साथ में पूल भरने के लिए लगता है उतना ही टाइम थर्ड पाइप को लगता है। इससे एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप या इक्वेशन बिल्ड होगा जिसको तुम लिख लोगे अच्छे से। प्लीज़ ये वाला देखो और समझो और लिखो।
वर्किंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, वर्किंग साइमल्टेनियसली, पाइप ए एंड बी fills 1 upon, अरे यार सॉरी, A and B, pipe 1 and 2 fills 1 by x plus 9 plus 1 by x plus 4 of pool in 1 hour. 1 और 2 पाइप एक घंटे में कितना पूल भरते हैं? 1 अपॉन एक्स प्लस 9 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4, एक घंटे में, साथ में. Therefore, जितना ये दोनों भरते हैं एक घंटे में, उतना अकेला थर्ड वाला भरता है. मतलब 1 बाय एक्स प्लस 9 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स. ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. इससे बन जाएगा. समझा कि पहले दो पाइप एक घंटे में जितना पूल भरेंगे, एक घंटे में बोलो या 2 घंटे में बोलो या कितने भी, 1 मिनट में बोलो, उतना वो अकेला थर्ड पाइप भर सकता है. ये रिलेशनशिप से क्वाड्रेटिक बना. प्लीज नोट इट डाउन. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है दिस क्वेश्चन. सिस्टर्न एंड टैंक, टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है ये. चलो नेक्स्ट. ओके, सेकेंड लास्ट पार्ट, मेजरमेंट. इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. मेजरमेंट मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल और रेक्टेंगल, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस. पाइथागोरस भी आता है इसमें. ओके, this question says hypotenuse of right angle triangle is 1 meter less than twice the shorter side. पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ. A B C, ठीक है. क्या बोला है? हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 1 meter less than twice the shortest side. Let AB equal to x meter be the shortest side. पहले तो मैंने AB को shortest side मान लिया, तभी मैं आगे कर सकता हूँ क्वेश्चन. हाइपोटेनियस का रिलेशन दिया है शॉर्टेस्ट साइड से. हाइपोटेनियस इज 1 meter less than twice the shortest side. Okay, therefore AC hypotenuse will be equal to 1 meter less than twice the shortest side, मतलब 2x minus 1, 2x minus 1. And third side is 1 meter more than the shortest side. Third side मतलब BC. 1 meter more than shortest मतलब x plus 1, x plus 1. Find the sides of the triangle. बहुत easy है. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो. So AC square is equal to AB square plus BC square हो जाएगा. So 2x minus 1 the whole square is equal to AB, which is x square, plus BC, which is x plus 1 the whole square. इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई करके आंसर मिल जाएगा. इसमें भी तुम्हें x को नेगेटिव वाला अगर आंसर आता है तो उसको इग्नोर करना है. ठीक है, नेगेटिव आंसर को इग्नोर करो, क्योंकि साइड्स ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव. सो कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इजी पार्ट है. टाइम एंड वर्क या स्पीड डिस्टेंस टाइम से, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है. अंशुल प्लीज ऑन योर कैम. चारुल प्लीज ऑन योर कैम. शिखा प्लीज ऑन योर कैम. नितिश, अदिति.
my laptop's charging is not there, so I'm putting it for charging. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंगल ट्राइंगल वाला है तो इग्नोर करेंगे उसको. रेक्टेंगुलर फील्ड, यस. Perimeter of a rectangular field is 82 meter and area is 400 square meter. Okay. Suppose ये rectangular field है, इसका पेरीमीटर है 82 मीटर और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर. फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. पहले तो ब्रेथ को x ले लेते हैं. लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular field be x meter. ठीक है, so therefore perimeter कितना हो जाएगा, 2 bracket L plus B. ठीक है, perimeter 82 है, 82 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू L plus B. so 82 डिवाइड बाई 2 इज 41 विच इज इक्वल टू L plus B की वैल्यू तो मैंने x ले ली है. so therefore लेंथ कितनी हो जाएगी, 41 माइनस x. तो देखो ब्रेथ हो गई x और लेंथ हो गई 41 माइनस एक्स. इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. लेंथ है 41 माइनस एक्स और ब्रेथ है x. ठीक है, ये दोनों लेंथ और ब्रेथ मिल गई. अब एरिया दिया, एरिया इज 400 स्क्वायर मीटर. सो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. area is 400, length is 41 minus x, breadth is x. multiply करो इसको, 41x minus x square और x square minus 41x plus 400 is equal to 0. equation ready. सिंपल है, ज़्यादा सिंपल है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है ना. Okay, let's look at the next question. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फिगर भी साइड में रखा हूँ. देर इज अ स्क्वेयर फील्ड हुज ईच साइड इज 44 मीटर. ठीक है, अ फ्लावर बेड इज प्रिपेयर्ड इन इट्स सेंटर लीविंग अ ग्रेवल पाथ एंड राउंड द फ्लावर बेड. तो ये जो बाहर का आउटर डायमेंशन है दैट इज 44 मीटर. 44 मीटर, 44 मीटर. ये स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल. एक ग्रेवल पाथ, ग्रेवल पाथ मतलब जिस पे वॉक कर सकते हैं, छोड़ा है स्क्वायर की बाउंड्री पे अंदर की तरफ, और अंदर एक फ्लावर बेड प्रिपेयर किया है जो खाली जगह दिख रही है तुम्हें. ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग द पाथ एट अ रेट ऑफ ₹2.75 and ₹1.5 per square meter respectively is 4,904. फाइंड द विड्थ ऑफ ग्रेवल पाथ. तो ये जो ग्रेवल पाथ है उसकी विड्थ पूछिए. ये जो विड्थ है, दिस विड्थ
विल बी यूनिफॉर्म. इसको हम लोग x मान सकते हैं. यहाँ भी x होगी, यहाँ भी x होगी. width of gravel path is x. Let the width of gravel path be x meter. Let the width of gravel path be x meter. ठीक है. Outer dimensions. ये जो बाहर का शेप है दैट इज स्क्वायर. तो बाहर की जो साइड है मैं उसको कैपिटल A ले लूँगा. स्क्वायर की साइड को A बोलते हैं ना. सो A इज इक्वल टू 44 मीटर. इनर डायमेंशंस. ठीक है. अंदर का जो शेप है वो भी स्क्वायर है फ्लावर बेड का, तो उसकी साइड को मैं स्मॉल a ले लूँगा. एंड स्मॉल a विल बी 44 माइनस 2x. 2x क्यों? क्योंकि x यहाँ से भी माइनस होगा और यहाँ से भी माइनस होगा. x यहाँ से भी माइनस होगा और यहाँ से भी माइनस होगा. मतलब दोनों साइड से x माइनस होगा ग्रेवल पाथ के लिए, और बीच का जो साइड बचेगा दैट इज 44 माइनस x दैट इज 44 माइनस 2x. ठीक है. ओके. देयरफॉर दो एरिया ढूंढने पड़ेंगे हमें. एरिया ऑफ फ्लावर बेड. क्या होगा एरिया ऑफ फ्लावर बेड? इनर एरिया. क्या होगा इनर एरिया? इनर एरिया वुड बी 44 माइनस 2x द होल स्क्वायर. ये होगा अंदर का एरिया. दूसरा एरिया जो हमें ढूंढना है दैट इज एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ. एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ क्या होगा? एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. ठीक है. आउटर एरिया कितना है? आउटर एरिया इज 44 स्क्वायर माइनस इनर एरिया कितना है? 44 माइनस 2x द होल स्क्वायर. ठीक है. ये है एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ. सो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. आई वॉन्ट यू टू सिंप्लीफाई दिस एंड सिंप्लीफाई दिस, क्योंकि मैं इक्वेशन तब तक नहीं बना पाऊंगा जब तक तुम ये सिंप्लीफाई नहीं करो. मुझे सिर्फ सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए. 44 माइनस 2x द होल स्क्वायर कितना होता है? इसको मैं लिख सकता हूँ 44 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 44 इंटू 2 दैट इज 80. 44 इंटू 4 बेसिकली 88 टूज़ा. 88 टूज़ा कितना होता है? 160 प्लस 16 दैट इज़ 176. सो माइनस 176x प्लस 4x स्क्वायर. दिस इज़ द एरिया ऑफ फ्लावर बेड. एंड एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ में 44 स्क्वायर तो है ही, अंदर आएगा 44 स्क्वायर माइनस 176x प्लस 4x स्क्वायर. और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 44 स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर प्लस 176x माइनस 4x स्क्वायर. सो ये दोनों कट हो जाएंगे एंड विल गेट 176x माइनस 4x स्क्वायर. ठीक है. सो ये दोनों यस 44 का स्क्वायर कोई बता सकता है? 1936 माइनस 176x प्लस 4x स्क्वायर. ठीक है. ये हो गया एरिया ऑफ फ्लावर बेड. आई जस्ट हाईलाइट दिस एरिया, एरिया ऑफ फ्लावर बेड. और दूसरा है एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ. एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ यहाँ पे. ठीक है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. अब क्वेश्चन में क्या बोला है पता है? कि रेट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड is 2.75 and rate of graveling the path is 1.5 per meter square. Total cost is 4904. यहाँ से तुम्हारा इक्वेशन बनेगा.
सो इक्वेशन कैसे बनेगा, लेइंग द फ्लावर बेड 2.75, सो 4x² माइनस 176x प्लस 1936, ये पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2.75 से प्लस 176x माइनस 4x², इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1.50 से, और आंसर कितना आएगा, टोटल आंसर आएगा 4904 टोटल कॉस्ट। इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे x की वैल्यू मिलेगी विच विल बी द विड्थ ऑफ ग्रेवल पाथ। इसमें याद रखना जो विड्थ ऑफ ग्रेवल पाथ है इट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव को इग्नोर करना, बट अगर दोनों विड्थ पॉजिटिव आती है तो वो वैल्यू सिलेक्ट करना जिस वैल्यू की जो रियलिस्टिक वैल्यू हो, मतलब x की वैल्यू अगर तुम्हें आती है लेट्स से 25 तो तुम सिलेक्ट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि अगर विड्थ ऑफ ग्रेवल पाथ 25 है तो 25 अगर दो बार माइनस होगा 44 से तो इज इट पॉसिबल, 44 मीटर के गार्डन के अंदर 25 मीटर की दो साइड में पाथ नहीं बना सकते तुम, सो दैट्स नॉट अ रियलिस्टिक वैल्यू, मतलब तुम्हें चूज करनी है रियलिस्टिक वैल्यू। सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अभी तो इतना लिख लो प्लीज़, आगे पूरा सॉल्व करना है। तुम समझ सकते हो कि मैंने 90% सॉल्व कर दिया है, तुम्हें सिर्फ आगे इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, बिकॉज दिस वॉज अ बिग बिग क्वेश्चन। ओके डन, चलो नेक्स्ट पार्ट। दिस पार्ट इज ओवर, लास्ट फाइनल पार्ट मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। देखते हैं कैसे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आते हैं इस चैप्टर से। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Okay. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. ठीक है, सो ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम लोग, नॉट इन एनी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। तो मैथ्स और इंग्लिश में टोटल मार्क्स जो उसको मिले हैं 30 है। लेट मार्क्स obtained in mathematics be x, therefore marks in English will be 30 minus x। ठीक है, मैथ्स के मार्क्स x ले लिए, इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस x, दोनों का सम निकालोगे तो 30 आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा तुम्हारा सिनेरियो 1 या केस 1। केस 1 ही है, 2 तो है नहीं, बट केस 1 बोल सकते हैं इसको। अगर उसको मैथ्स के जो मार्क्स है वो उसको 3 मार्क्स ज़्यादा मिले होते हैं, 2 मार्क्स मोर, सॉरी 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो x + 2 हो जाते हैं उसके मैथ्स के मार्क्स, और इंग्लिश के मार्क्स 3 मार्क्स कम मिले होते हैं अगर उसको, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, मतलब 30 माइनस x माइनस 3, दैट इज़ 30 माइनस 3 27 माइनस x। अगर ये सीन होता तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट 210 हो जाता है। देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर
her marks would have been 210. मतलब x plus 2 times 27 minus x is equal to 210. इससे तुम्हारा इक्वेशन बनेगा और फिर x मिल जाएगा तुम्हें और 30 minus x भी. Again ignore unrealistic values, negative marks or the marks which are greater than 30. हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों मार्क्स का सम 30 होना चाहिए. Okay, next question. Some students arranged a picnic. The budget for food was rupees 240. Some students arranged a picnic. The budget for food was rupees 240. Because 4 students of the group failed to go, the cost of food for each student got increased by rupees 5. Budget बढ़ गया. ऐसा होता है ना बहुत बार, कुछ लोग प्लान कैंसिल कर देते हैं और बजट बढ़ जाता है. या टेल मी अबाउट इट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट फॉर द पिकनिक? सो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who went for picnic be x. Let the number of students who went for picnic be x. अच्छा, एक्चुअली मैं इसको चेंज करना चाहूँगा यार. नहीं, x से मज़ा नहीं आ रहा है ये, मतलब इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक. हु डिसाइडेड टू गो, वेंट की जगह हु डिसाइडेड टू गो, वेंट को हटा के डिसाइडेड टू गो डाल दो. ठीक है, x स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया जाना है, पिकनिक जाना है अपने को. ठीक है, टोटल बजट कितना निकला उनका? 240 रुपीज़ टोटल खर्चा होगा. ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट. ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाय x रुपीज़, है ना. टोटल बजट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी द टोटल कंट्रीब्यूशन. आई एम सॉरी, कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट. ठीक है, अच्छा, बिकॉज 4 स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप फेल्ड टू गो. ठीक है, अब क्या हुआ? अब जो बच्चे गए पिकनिक पे वो 4 कम हो गए. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वेंट कितना हो जाएगा? हो जाएगा x -4. 4 लोग कम गए ना. ठीक है, टोटल बजट तो उतना ही रहेगा, ₹240, क्योंकि वो तो सब इन्वेस्टमेंट हो गया. अब बजट कम नहीं हो सकता. ठीक है, सो टोटल बजट इज 240 एंड therefore न्यू कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा? अब क्योंकि जब बच्चे x थे तो कंट्रीब्यूशन था 240 डिवाइड बाय x. अब हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय x -4. अब कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए. जो पहले कंट्रीब्यूशन था वो 240 बाय x था, अब 240 बाय x -4 है. और यहाँ पे बोला है द कॉस्ट ऑफ फूड टू ईच स्टूडेंट गॉट इंक्रीज्ड बाय 5 रुपीज़ कॉस्ट बढ़ गई. तो मतलब 240 अपॉन x -4 माइनस 240 अपॉन x इज इक्वल टू 5. इससे तुम्हारा क्वाड्रेटिक बनेगा.
सेकेंड केस में जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज मोर देन द कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट केस बाय 5 रुपीज. चलो, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन. Next. Similar. वाओ, क्या क्वेश्चन है. पूरा चेज है भाई, चेज. बहुत ही अजीब, बहुत अजीब क्वेश्चन. 2008 में लोग पागल हो गए थे बोर्ड वाले. ठीक है. आई थिंक आई विल गिव यू द होमवर्क इन द ग्रुप. मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मार्क करके तुम्हें दूंगा होमवर्क के लिए. ठीक है. सो आई कंसिडर दिस क्वाड्रेटिक टू बी ओवर. अभी सिर्फ एक डाउट सॉल्विंग सेशन होगा इसका. एंड आफ्टर दिस वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. सॉरी. In a word problem, can the roots of x be imaginary or not real? No. One of the root? No. No, no, they cannot be. Not possible. ऐसा इक्वेशन नहीं बनेगा. रियल सिचुएशन में नहीं बनेगा. तो हमारा एग्जाम्पल 3 में तो ऐसा ही हुआ है. कौन सा एग्जाम्पल 3? नहीं सर, ये एक्सरसाइज. ओके. ओके, तो कल फिज़िक्स का क्लास होगा, मोटर प्रिंसिपल. ठीक है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का आई थिंक फाइनल पार्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर प्रिंसिपल. आई डोंट नो वेदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज देयर और नॉट. यस निहारिका. You didn't give the homework for Refraction. refraction. Yes, it is ready. I just have to assign it. I will give it. ठीक है. So everyone can leave except RTPS student. RTPS student, you be here. Everyone else will leave. मुझे बात करनी है. Okay, bye. हाँ सर. Bye.